Yes, class 5th. All of you, good morning. And see the blackboard. देखिए आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। भाषा पढ़ी हमने और उसके बाद पढ़ी हमने वर्णमाला। ठीक है, हिंदी में हम वर्णमाला के बाद में हम जब वर्णों का प्रयोग करना सीखेंगे तो वर्णों के प्रयोग से हम वर्ण सीखे थे, हमने वर्ण देखे, वर्ण की मात्राएं देखी थी। ठीक है, तो 10 मात्राएं थी, है ना, आ की, छोटी ई की। तो उन मात्राओं का और वर्णों का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं, कोई शब्द की रचना करते हैं, यानी शब्द बनता है। तो पहले देखिए शब्द, शब्द किससे बनता है? शब्द दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल होना चाहिए। अच्छा, तो शब्द को मैं अब दो भागों में बांट सकती हूँ। एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक का मतलब होता है कि जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। अब मैंने दो वर्ण तो ले लिए, दो अलग अलग वर्ण मैंने ले लिए। यस मैम मैं बोल रहा हूँ। यस, तो शब्द, ठीक है, सार्थक शब्द होता है और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द यानी कोई भी वर्णमाला में से हमने दो या तीन वर्ण ले लिए और उनसे क्या है, हमने शब्द बनाया, कोई शब्द बनाया। जैसे न और ल, दो वर्ण लिए मैंने और शब्द बनाया नल। तो हमें पता है नल क्या होता है, जैसे पानी भरते हैं, है ना, तो इसका क्या है, अर्थ है कोई ना कोई, बिल्कुल सार्थक है। यानी हम नल की बात करें, यानी हम उसके चीज के बारे में जानते हैं, उस चीज के बारे में समझ रहे हैं। कमल यानी फूल की बात हो रही है, कमल हम जानते हैं, कोई ना कोई उसका अर्थ है कि फूल की ही बात हो रही है, कमल के फूल की। ठीक है, और इन्हीं वर्णों को यदि क्रम को उलट पुलट करके लिख दिया जाए, म को आगे, ल को पीछे, क को सबसे पीछे, मतलब इन्हीं तीन वर्णों को, इन्हीं दो वर्णों को जब क्रम अलग अलग आगे पीछे कर दिया जाए तो शब्द बनता है म लक मलक और ल न लन। तो इनका कोई अर्थ होता है? नहीं होता। तो जब इनका कोई अर्थ ही नहीं होता तो ये क्या हो जाते हैं, निरर्थक शब्द, और जिनका अर्थ होता है वो हो जाते हैं सार्थक शब्द। तो ये तो एग्जाम्पल थे। ठीक है, यानी इस प्रकार शब्दों के दो भेद किए हैं, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। एक बात और होती है कि जब शब्द से हम क्या बना सकते हैं, पहले शब्द की रचना होगी और उन्हीं शब्दों से हम कोई ना कोई क्या वाक्य बनाते हैं। और जब हम वाक्य प्रयुक्त होता है कोई शब्दों से मिलकर के, तो उसमें जो वाक्य में जो अलग अलग शब्द होते हैं वो शब्द नहीं रह करके क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। जब वे वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं ना, पूरा वाक्य बन जाता है, बच्चे खेल रहे हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, इसमें पद है। कितने पद है? 4 पद। बच्चे खेल रहे हैं, अलग अलग क्या है, ये शब्द है। अब ये तो क्या है, शब्द है कि इसका कोई ना कोई अर्थ है। बच्चों की बात हो रही है, बच्चे, अब मैंने इसके ऊपर पूरा वाक्य लिख दिया, बच्चे खेल रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा वाक्य। तो इसमें कितने पद है बच्चों? अब ये शब्द नहीं कहलाएंगे। जब वाक्य बन गया है तो 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद, यानी 4 पद मिलकर के ये वाक्य बना है। ठीक है, तो पद कब बन जाते हैं? जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, और इसी तरह इसकी सामान्य परिभाषा क्या हो जाएगी शब्द की, कि एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक का पता है आपको, अर्थ होना चाहिए कोई ना कोई, है ना, यानी जिसका अर्थ होगा वही शब्द कहलाएगा। तो सार्थक शब्दों के मेल को ही क्या है, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से सार्थक शब्द जो लिखे जाएंगे वही शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यानी अर्थवान होना चाहिए, यानी अर्थ निकलना चाहिए सार्थक शब्द में। ठीक है, और अपने हिंदी में शब्द भंडार की दृष्टि से जो है हिंदी है वो एक बहुत ही, इसमें बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी अन्य भाषाओं से भी क्या है, शब्द लिए गए हैं। और अध्ययन की दृष्टि से वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है शब्दों को, क्योंकि शब्द भंडार बहुत बड़ा है, हिंदी का शब्दकोश बहुत बड़ा है, डिक्शनरी जिसको कहते हैं, है ना, तो इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, शब्द को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, शब्द को 4 वर्गों में, अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर पहला हम पढ़ेंगे
4 भाग है, 4 में से पहला हम उत्पत्ति के आधार पर इसकी चर्चा करेंगे। आज चर्चा करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति मतलब स्रोत, उत्पत्ति कह दो चाहे स्रोत कह दो, कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की रचना कैसे की जाती है। तो इसकी भी रचना, इसके भी कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? देखिए, पहली बात तो उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो की रचना मतलब निर्माण है तो कहीं ना कहीं से होता है, ठीक है, उत्पत्ति होती है। यानी हम कहते हैं कि गंगा नदी है ना, गंगा नदी हिमालय से निकल करके आती है, तो गंगा नदी की उत्पत्ति यानी स्रोत क्या है गंगा नदी के निकलने का? माध्यम क्या है? स्रोत। कहाँ से निकल रही है? हिमालय से निकल रही है। यानी हिंदी में भी शब्द कुछ ऐसे हैं जो अलग अलग स्रोत से मतलब आए हैं। जैसे कोई है तो संस्कृत भाषा से शब्द लिया गया है, कोई है तो विदेशी भाषा से शब्द लिया गया है ना। ट्रेन, स्कूल, हम लिखते हैं ना हिंदी में स्कूल, ट्रेन, कॉलेज, तो ये शब्द क्या है? विदेशी भाषाओं से लिया गया है। तो इस तरह के उत्पत्ति के आधार पर, यानी कहते हैं कि स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद कितने प्रकार के बताए हैं? 4 प्रकार के बताए हैं। 4 में से पहला होता है तत्सम, तत्सम शब्द, तत्सम, ठीक है, यानी संस्कृत के समान, यानी बिल्कुल संस्कृत के समान। तत्सम यानी ज्यों का त्यों, कोई शब्द है जिसकी संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई है, यानी संस्कृत भाषा से वो प्रयोग में लिया गया है, ठीक है। संस्कृत भाषा में जैसे आग, आग को अग्नि कह दिया जाए, ठीक है, और हाथ, हमारे हाथ को हस्त कह दिया जाए। हमारे कान, कानों को संस्कृत में क्या कहते हैं? कर्ण, कर्ण कह देते हैं, ठीक है। दूध को दुग्ध, है ना, तो ये दुग्ध, हस्त, कर्ण, दही को कहते हैं दधी, तो दधी, ये क्या है? संस्कृत के शब्द है और इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? बिल्कुल तत्सम, यानी ज्यों के त्यों अपना ली जाए। कहने का मतलब हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों, यानी बिना कोई उनमें परिवर्तन किए, बिना कोई उलट पुलट किए, बस जैसे वो संस्कृत में थे वैसे के वैसे हमने उसे हिंदी भाषा में भी अपना लिया है और उपयोग ले रहे हैं, तो वह कहलाते हैं तत्सम शब्द। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। सेकंड है तद्भव, तद्भव शब्द। तत्सम यानी ज्यों के त्यों, बिल्कुल संस्कृत वाले शब्द एज इट इज काम में ले लिए जाए, हिंदी भाषा में प्रयोग उनका किया जाए, तो वो होते तत्सम शब्द। और दूसरा है तद्भव, लेकिन तद्भव का मतलब यहाँ है कि मतलब जो संस्कृत भाषा से शब्द आए हैं, आए तो कहाँ से? संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उनको हिंदी भाषा के अनुसार परिवर्तन करके अपनाया गया हो। परिवर्तन मतलब यहाँ अग्नि था तत्सम में, तो अग्नि का हमने परिवर्तन करके आग, आग को हमने तद्भव शब्द में यूज किया है, ठीक है। वैसे ही दुग्ध, दुग्ध था तत्सम, तो दुग्ध को हमने हमारी हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग चेंज करके उसको क्या बना लिया है? दूध। इसी तरह से हमने जितने भी शब्द संस्कृत भाषा से आए थे उनको हिंदी भाषा के अनुसार परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया हो, वह कहलाते हैं हमारे तद्भव शब्द, ठीक है। तद्भव शब्द दूध, हाथ, कान, दही, जो सीधे सीधे हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं, संस्कृत नहीं लिखी जाती है, ठीक है, सीधे संस्कृत नहीं लिखी जाती है। थर्ड है देशज, देशज शब्द, यानी एक उत्पत्ति के आधार पर हमने किसमें बांटा है शब्दों को? देशज शब्दों में। देशज, देश मतलब हमारा, सभी जो हम देशों में रहते हैं, है ना, तो सब अपनी अपने जो देश में रहते हैं वो अपनी अपनी सामान्य बोलचाल में क्या है? भाषा को अपनाते हैं। यानी ऐसे शब्द हिंदी भाषा के जो ना संस्कृत से आए हैं, ठीक है, जिनकी उत्पत्ति का ही हमको पता नहीं चलता, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, यानी सामान्य बोलचाल में हम उनको ग्रहण करने लग जाते हैं, हमारी आम बोलचाल में कह दो, या हमारे देश या हमारे क्षेत्र विशेष से, स्थान से संबंधित, जैसे हम उनको
उपयोग में लेने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो शब्द यानी उनकी उत्पत्ति का कोई माध्यम नहीं है, ऐसे शब्द, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। और जैसे देखिए खटखट, कहते हैं ना खटखट की आवाज आई, है ना, बाहर खटखट की आवाज आ रही है, कोई आया है क्या दरवाजे पर, खटखटाना कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है, तो ये खटखट, खटखटाना, भड़बड़ाना कि क्यों भड़बड़ा रहा है ना, क्यों गुस्सा हो रहा है, लटपटाना, सांप लटपटाता है ना। तो ये इस तरह के शब्द हम ही अपनी बोलचाल में, इनकी उत्पत्ति का नहीं है पता, लेकिन हम अपनी स्थानीय बोलचाल, है ना, लोटा, पापड़, ये इस तरह के शब्द है ना, इन संस्कृत में अपन को नहीं मिलेंगे, ना इनकी उत्पत्ति का हमको पता चलेगा। तो ये शब्द क्या है, ये शब्द हमारी आम बोलचाल में हम इनको ग्रहण किया है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर चौथा प्रकार है विदेशी शब्द। विदेशी आपको पता है, कई शब्द ऐसे होते हैं हिंदी में जो चीनी भाषा से, चीन से ग्रहण किए गए हैं, जापान से, जर्मन भाषा से, है ना, और अमेरिका से, लंदन से, यानी जितने भी विदेशी शब्द हैं वो दूसरे देशों से आए हों और हमने उन्हें हिंदी भाषा में उनको जो जैसे आए हैं वैसे ही उनको ग्रहण किया है, यानी हमारे संस्कृत में या हमारी उनका उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता है। जैसे विदेशी शब्द क्या क्या होते हैं, जैसे हम कहते हैं डॉक्टर, अब सब लोग सामान्य भाषा में डॉक्टर को डॉक्टर ही बोलते हो, चिकित्सक तो कोई नहीं कहते, है ना, जबकि हिंदी वर्ड तो क्या है, चिकित्सक, लेकिन हम उसको क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है और हम उसको वैसे का वैसा हिंदी में भी लिखने लग गए हैं, डॉक्टर, ठीक है। स्कूल कौन बोलता है, विद्यालय, विद्यालय बहुत कम लोग बोलते हैं, सीधा क्या बोलते हैं, स्कूल। तो ये शब्द क्या है, हमारी हिंदी भाषा में अब हम लिखने भी लग गए, उपयोग भी लेने लग गए। तो ये शब्द कैसे हुए, कौन सी कैटेगरी के हुए, विदेशी शब्द कहलाते हैं ये, ठीक है। स्कूल, कॉलेज, ठीक है। रेलगाड़ी, अब रेलगाड़ी को तो जल्दी जल्दी कोई नहीं बोलता कि रेलगाड़ी आई है, सब यही कहेंगे ट्रेन, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, है ना, ट्रेन आने का समय हो गया। तो ट्रेन, ट्रेन क्या है, इंग्लिश वर्ड है, तो ट्रेन भी क्या है, विदेशी शब्द कहलाता है, ठीक है। तत्सम जो संस्कृत भाषा से आए हो, तद्भव जो संस्कृत से आए हो लेकिन उनको हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग चेंज करके क्या है, प्रयोग किया गया हो। थर्ड है देशज, यानी हमारी आम बोलचाल की भाषा में अपनाए जाने वाले शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्थान नहीं होता, कोई पता नहीं चलता। विदेशी जो इंग्लिश या दूसरी देशों की भाषाओं से ग्रहण किए गए हो। ये हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार यानी स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार, शब्दों के प्रकार पढ़े, जो कितने थे, 4 थे, ठीक है। अब हम जो वर्गीकरण किया गया है उसका दूसरा प्रकार देखेंगे, रचना के आधार पर, यानी हमारा शब्द भंडार यानी शब्दकोश बहुत बड़ा है बच्चों हिंदी में। तो रचना, रचना किसको कहते हैं, बनावट जो होती है, कोई भी चीज की, यानी चित्र भी बनाते हैं तो उसकी बनावट होती है एक, तो वैसे ही शब्दों की भी क्या होती है, बनावट होती है एक। तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर भी क्या है, रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा है। एक तो मूल शब्द हो जाता है, यानी जिसका ना हम टुकड़े कर सके ना उसको चेंज कर सके, ठीक है। और दूसरा होता है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मतलब जो जिनके हम टुकड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो मूल शब्द यानी होता है रूढ़, मूल का अर्थ ही रूढ़ होता है। तो रूढ़, रूढ़ मतलब कि विशेष, मतलब उसी के अर्थ में हम उसको जानेंगे, ना उसके टुकड़े करने के बाद उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। जैसे से ना, एग्जाम्पल के लिए देखिए, सेना 2 वर्णों से मिलकर बना है, ठीक है। और इसके हम यदि टुकड़े कर दें, हम इसको इसके मूल रूप में ही पहचानेंगे। जब सेना की बात की है तो हम जान जाएंगे कि हाँ सेना, सेना के अर्थ
हम सेना के अर्थ से ही जानेंगे। इसके टुकड़े करने पर इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। जैसे हमने से प्लस ना करा, तो अब से क्या समझोगे? से का कोई अर्थ है नहीं है, और इधर ना का कोई अर्थ है नहीं है, तो दोनों क्या है? निरर्थक हो जाते हैं। यानी यदि इस तरह से इनके टुकड़े ना हो, यानी मूल शब्द में ही इनको पहचाना जाए, यानी वे शब्द जो अपने में पूर्ण हो और उनका कोई खंड या अर्थ, खंड करने के बाद में उसका कोई अर्थ ना निकलता हो, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहते हैं हम उसको, तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है। रचना के आधार पर दूसरा प्रकार है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न में दो होते हैं। व्युत्पन्न में कितने होते हैं? व्युत्पन्न में दो में कौन कौन से? एक होता है यौगिक। ठीक है। पहला तो हमने मूल शब्द देखा, मूल में रूढ़ देखा कि सेना, तो हम उसको उसी अर्थ में पहचान रहे हैं। और इसके दो भाग है, यौगिक और दूसरा है योगरूढ़। इसकी बस एक ही है पहचान कि हम इसके टुकड़े कर सकते हैं। कोई शब्द है तो हम उसके अलग अलग टुकड़े कर सकते हैं, और अलग अलग टुकड़े करने के बाद में क्या है? उनका अलग अलग अर्थ भी निकलता है दोनों साइड से। ठीक है। तो अब यौगिक में, तो यौगिक की पहचान कैसे करेंगे हम? जब दो शब्द या शब्दांशों का योग करेंगे, ठीक है, कोई भी, तो खंड करने पर प्रत्येक का क्या है? अर्थ होगा। अर्थ कैसे होगा? जैसे भोजनालय, एग्जाम्पल के लिए भोजनालय, भोजन का घर, आलय मतलब घर होता है, आलय, और भोजन यानी भोजन करने का, तो इसमें हमने भोजन को अलग कर दिया और आलय को अलग कर दिया। भोजन प्लस आलय, इस तरह हम टुकड़े कर देंगे, और टुकड़े करने पर भी क्या है? अर्थ निकल रहा है। यानी भोजन मतलब भोजन खाने के बारे में बात हो रही है, और आलय मतलब घर। ठीक है, यानी भोजन का घर। इसी तरह शाला घर, यानी शाला प्लस घर, पढ़ने का घर, पाठशाला, पाठ प्लस शाला, यानी पढ़ाई करने का जो घर होता है ना। और योग रूढ़, यानी कोई भी रसोई घर, रसोई प्लस घर किसका है? यौगिक। ठीक है। यानी जब दो शब्दांश और अधिक शब्दांश मिलकर के बने और दोनों का अलग अलग सार्थक यानी अर्थ निकले बिल्कुल सही सही, वह होता है यौगिक। अब हम योग रूढ़ देखेंगे। योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ में भी हम आराम से दो शब्दों या शब्दांशों को अलग अलग करने पर उसका अर्थ निकलता है। लेकिन अर्थ निकलता कैसे है? देखो, ऐसे यौगिक शब्द जो एक ही अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, यानी मूल शब्द हो जाते हैं और योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, लंबोदर, पीतांबर। तो पंकज का अर्थ क्या होता है? पंकज का अर्थ होता है कमल। ये कमल के लिए मूल शब्द, यानी कमल जो है मूल शब्द, उसके लिए रूढ़ हो रहा है। कमल का तो हम कोई टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन जो पंकज आया है, वो पंकज आया किसके लिए है? पंकज आया किसके लिए है? कमल के लिए विशेष हो रहा है। विशेष कैसे हो रहा है? कि इसके हम टुकड़े कर देंगे, पंक प्लस जय। पंक प्लस क्या टुकड़े होंगे? पंक प्लस ज मतलब उत्पन्न होना। ठीक है। और पंक यानी कीचड़, तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला किसके लिए? कीचड़ में कौन खिलता है? कमल। तो हम जान गए कि पंकज किसके लिए हुआ है? कमल। इसी तरह लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंब प्लस उदर, यानी लंबा है उदर जिसका, श्री गणेश जी। ठीक है। हमें पता है गणेश जी के लिए पीतांबर, पीले वस्त्र धारण करने वाला पीतांबर। ठीक है। पीले वस्त्र जिसने पहने हो तो कौन है? विष्णु भगवान। ऐसे ही दशानन, दश प्लस आनन, आनन यानी मुख, और दश यानी 10 सिर वाला। 10 सिर वाला कौन? रावण। तो ये सब क्या है? ये विशेष अर्थ, मूल विशेष रूढ़ हो रहे हैं, तो योग रूढ़ कहलाते हैं। यौगिक में तो वही रसोई प्लस घर, पाठ प्लस शाला, यही सब हो रहा था। ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है? विशेष हो रहा है। तो ये आज हमने रचना के आधार पर दो भाग पढ़े, उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। ठीक है। तो अब हम तीसरा और चौथा भाग इसका कल देखेंगे। ठीक है।